चेतावनी, केवल वयस्कों के लिए। सावधान, इस वीडियो में 18 जोड़ वयस्क विषय, कड़क भाषा और जटिल कहानियां शामिल हैं, जो विशेष रूप से केवल परिपक्व दर्शकों के लिए है। ये सामग्री केवल शैक्षिकी और मनोरंजन के उद्देश्य से एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या साहित्यिक विश्लेषण का हिस्सा है। दर्शक इसे अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर देखें। यदि आपकी आयु कानूनी सीमा से कम है या आप ऐसे विषयों के प्रति संवेदनशील हैं, तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें। अध्याय 141, नई बुद्धि ताजा। ये वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है। लिन मो ने टिकट थमाया। कृपया मास्टर। जेड कार्विंग मास्टर ने रसीद ली और पूछा, इसे सीधे काटें या क्या हमें पहले एक खिड़की बनानी चाहिए? आइए पहले एक खिड़की बनाएं, इसे एक साथ काटकर बर्बाद न करें। ये वह पत्थर है जिसे मेरी बेटी ने उठाया था। अगर यह अच्छा है तो मैं इसमें से कुछ बनाना चाहूंगा ताकि उसे याद रहे। लिन मो ने मास्टर के सवाल का जवाब दिया, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी निश्चित रूप से फिर से पूछेगी, इसलिए उसने सक्रिय रूप से समझाया, खिड़की बनाने का मतलब है एक छोटी सी ड्रिल का उपयोग करके पत्थर की कुछ त्वचा को हटाना ताकि एक दरार को खोला जा सके, निरीक्षण किया जा सके अंदर की सामग्री की प्रवृत्ति, और फिर स्थिति के आधार पर निर्णय ले कि इसे कैसे काटा जाए। ओह, ली जिनवेन ने स्पष्ट रूप से समझ में सिर हिलाया। ठीक है, एक विंडो बनाने में अतिरिक्त लागत आती है, 100। बस इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। जेड कार्विंग मास्टर ने अपने बगल में एक क्यूआर कोड की ओर इशारा किया। पत्थर काटने की लागत स्टॉल मालिक द्वारा वहन की गई थी, लेकिन खिड़की बनाने की अतिरिक्त लागत का भुगतान स्वयं करना पड़ा। डिंग। लिन मो ने 100 युआन से अधिक स्कैन किया। ये देखकर जेड नक्काशी मास्टर ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, पत्थर पर नजर डाली, एक छोटी सी ड्रिल उठाए और पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया। उसके सामने टेम्पर्ड ग्लास से बना एक सुरक्षा कवच था, जिससे ग्राहक खिड़की खोलने की पूरी प्रक्रिया और बाद में पत्थर काटने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट रूप से देख सकते थे। रत्न जुए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काटने के दौरान इंतजार करना है, साथ ही वह क्षण जब सामग्री सामने आती है। इसलिए बाजार ने इस पर बहुत गहराई से विचार किया और कई अनावश्यक विवादों से भी परहेज किया। बेशक केवल छोटे कच्चे पत्थरों को ही इस तरह से हेरफेर किया जा सकता है। यदि यह बड़ा है तो इसे सटीक रूप से काटने के लिए सीधे काटने की मशीन में रखा जाना चाहिए। भनभनाहट और तीखी आवाजें। छोटी ड्रिल ने काम करना शुरू कर दिया, पानी का छिड़काव किया और कच्चे पत्थर से धूल बिखर गई, क्योंकि इसकी सतह की परत धीरे धीरे गायब हो गई। लिन मो, लिन जियाओक्सियाओ और ली जिनविन सभी अंतिम परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विशेष रूप से लिन जियाओक्सियाओ, जिसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली, उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे कि वह किसी से लड़ने के लिए तैयार हो। और ये लिन मो का पहली बार किसी पत्थर पर जुआ खेलना भी था। भनभनाहट और तीखी आवाजें। जल्द ही कच्चे पत्थर की सतह पर एक छोटा सा क्षेत्र मिट गया, जिससे अंदर हल्का हरा रंग दिखाई देने लगा। लिन जियाओक्सियाओ उत्साह से चिल्लाया, उठो उठो उठो, दयालु। उसने दूसरों के मंत्रों को तुरंत सीख लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्रीमती मिंग 3 बार स्थानांतरित हुई। एक बच्चे की नकल करने की क्षमता वास्तव में मजबूत होती है। ली जिनवेन ने घबराहट से देखा और धीरे से पूछा, पति, क्या हरे रंग की उपस्थिति का मतलब है कि हम पैसा कमा सकते हैं? लिन मो ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, जरूरी नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि कटने के बाद क्या निकलता है। सही है, आप विशेषज्ञ हैं, जेड कार्विंग मास्टर ने कहा। लिन मो पर एक नजर डाली और तुरंत जान लिया कि वह कोई अनजान नौसिखिया नहीं था। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि वे कहते हैं, एक कट से गरीबी हो सकती है, एक से अमीरी हो सकती है, और एक से भान के कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। रत्न जुए के व्यवसाय में किसी को नहीं पता कि पत्थर के अंदर की स्थिति क्या है जब तक कि इसे वास्तव में काटा नहीं जाता। आपने इस पत्थर के लिए कितना भुगतान किया, बॉस? लिन मो ने उत्तर दिया, 1000। हम तो आप काफी भाग्यशाली हैं, जेड कार्विंग मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम इसे खोलें? यदि नहीं तो आप इस खिड़की वाले टुकड़े को लगभग 1500 में बेच सकते हैं, जिससे थोड़ा लाभ हो सकता है। ली जिनवेन ने आश्चर्य से पूछा, ऑल्ट, हम ऐसे ही पैसा कमा सकते हैं? लिन मो ने मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ, जैसा कि यह है, ये सही है। चारों ओर देखो, यहाँ हर कोई अच्छी सामग्री प्रकट करने के अवसर पर जुआ खेल रहा है। अब जब हमारे पास हरा रंग है तो इसका मतलब है कि हमारा पत्थर दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक स्थिर है, जिसमें अच्छी सामग्री होने की अधिक संभावना है, इसलिए इसका मूल्य बढ़ गया है। हालांकि ली जिनवेन को ये बातें समझ में नहीं आई, लेकिन उसने लिन मो के स्पष्टीकरण का तुरंत पालन कर लिया। लिन मो ने जेड कार्विंग मास्टर की ओर रुख किया और कहा, मास्टर, कृपया जारी रखें, उन पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें जो आपको सबसे अच्छी लगती है। मैं पैसा कमाने के लिए इस पर निर्भर नहीं हूँ। जेड नक्काशी मास्टर ने सिर हिलाया, एक काले मार्कर से पत्थर पर एक रेखा खींची, लिन मो से एक बार फिर पुष्टि की और फिर पत्थर प्रसंस्करण जारी रखा। फुसफुसाते हुए, क्रैक 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 क्रैक। इस बार थोड़ी बड़ी कटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। कुछ क्षण बाद पत्थर को काले मार्कर द्वारा चिन्हित रेखा के साथ काटा गया, जिससे वह सीधे आधे में विभाजित हो गया। लिन जियाओक्सियाओ और ली जिनवेन तुरंत उत्साहित हो गए, यहाँ तक कि लिन मो भी अनजाने में करीब आ गया। ये रत्न जुए का आकर्षण है जो अज्ञात और रहस्य से भरा है।
हालांकि पत्थर सस्ता था और अगर इससे कुछ सार्थक उत्पादन भी हुआ तो ये बहुत अधिक पैसा नहीं होगा। जुए की प्रक्रिया का उत्साह और मूल्य में संभावित वृद्धि का रोमांच एक समान था। आखिरकार चाहे वह लिन मो, ली जिनवेन या लिन जियाक्सियाओ हो, ये रत्न जुए के साथ उनकी पहली मुठभेड़ थी और उन्हें यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से ताजा लगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस कट के बाद हरे रंग का मूल धब्बा जो सामने आया वह केवल एक नाखून जितना बड़ा था जिस पर कई काले धब्बे थे। यहाँ तक कि लिन जियाक्सियाओ भी बता सकता है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पैसे खो दिए हैं। अरे नहीं, ली जिनवेन ने अपने होठों को शुद्ध किया। काश हमने इसे पहले 1500 में बेचा होता, अब हमारे पास 1000 भी नहीं है। मेरे प्रिय, रत्नों का जुआ इसी तरह चलता है, जेड नक्काशी मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। सामग्री के इस टुकड़े को एक बार और काटा जा सकता है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? हालांकि इसके लिए आपको अतिरिक्त 300 युआन खर्च करने होंगे। खर्च करने के लिए और पैसे? ली जिनवेन ने गणित लगाया। उन्होंने पत्थर के लिए 1000 युआन खर्च किए, साथ ही खिड़की के लिए और 100 छेद में पहले से ही 1100 युआन खर्च किए। अन्य 300 जोड़े, इससे 1400 युआन बनेंगे। इतने पैसे से कोई एक बहुत अच्छा कश्मीरी कोट खरीद सकता है। ये 3 लोगों के परिवार के लिए आधे महीने तक रहने के लिए पर्याप्त हो सकता है। फिर भी अब हार मानने का विचार भी बर्बादी जैसा लगा, ये देखते हुए कि वे पहले ही इतना निवेश कर चुके थे। क्या होगा यदि अगली कटौती से मूल्य में वृद्धि हो और वे अपने निवेश का कुछ हिस्सा वापस पा सके? कुछ सोचने के बाद ली जिनवेन ने सबसे पहले पूछा, मास्टर, इस पत्थर की कीमत अब कितनी है? यह आधा अब बेकार है, 1 पैसे के लायक भी नहीं, जेड कार्विंग मास्टर ने कहा, दूसरे आधे को उठाते हुए और उसका वजन करते हुए। मेरा अनुमान है ये टुकड़ा शायद लगभग 200 में बिक सकता है। अध्याय 142, नई बुद्धि ताजा। ये वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है। बहुत सारे जुआरी इस प्रकार की लगभग बेकार सामग्री खरीदने में माहिर हैं। आप इसे उन्हें बेच सकते हैं। लानत है की तेजी, अब इसकी कीमत केवल 200 है। ली जिनवेन अपना मन नहीं बना सकी और उसने अपने पति की ओर देखा। लिन मो भी वास्तव में झिझक रहे थे। ये पैसे के बारे में नहीं था, ये बस एक तरह की अनिर्णय की भावना है जो आपको परेशान कर रही है। उसी समय लिन मो को समझ आया कि जुआ इतना व्यसनी क्यों हो सकता है, क्योंकि जब आप पैसे जीतते हैं तो यह वास्तव में रोमांचकारी होता है और जब आप इसे खो देते हैं तो यह वास्तव में निराशाजनक होता है। आइए इसे काट दें। फिर लिन मो ने अंततः अपनी पसंद बनाई और भुगतान करने के लिए स्कैन करते हुए कहा, आखिरकार यह मेरी बेटी द्वारा चुना गया पहला कच्चा पत्थर है, बस इसे मनोरंजन के लिए करें। मूल रूप से लिन मो चाहते थे कि लिन जियाओक्सियाओ चुनाव करे, लेकिन इस पर विचार करते हुए उसने इसके विरुद्ध निर्णय लिया। वह बहुत छोटी है, उसे बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहिए। डिंग, भुगतान कोड स्कैन किए जाने की ध्वनि। एक बार जब मात्रा सही होने की पुष्टि हो गई तो जेड कार्विंग मास्टर पहले की तरह फिर से हरकत में आ गया। उसने कच्चे पत्थर पर एक रेखा अंकित की और फिर रेखा के साथ ही काट दिया। उठो उठो उठो। ली जिनवेन और लिन जियाओक्सियाओ दोनों ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उत्साह से धीमी आवाज में मंत्रोच्चार किया। यह एक क्षण मात्र था। कच्चा पत्थर फटा हुआ था और अंदर लगभग 3 सेंटीमीटर आकार का एक हरा टुकड़ा था। जेड कार्विंग मास्टर ने इसे 2 बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, ये कट एक विजेता है। हालांकि गुणवत्ता थोड़ी खराब है, आप इसे बिना किसी समस्या के लगभग 3000 युआन में बेच सकते हैं। हमने लाभ कमाया। वास्तव में लिन जियाओक्सियाओ तुरंत उत्साह से उछल पड़े और बोले, डैडी अद्भुत है, डैडी सबसे अच्छे हैं। ली जिनवेन ने भी उत्साह से लिन मो के गाल को गले लगाया और उसे एक जोरदार चुंबन दिया। अंदर लिन मो को भी उत्साह की वृद्धि महसूस हुई। तुरंत उसने जेड नक्काशी मास्टर से पूछा, मास्टर, अगर मैं इसे नहीं बेचूंगा तो मैं इस पत्थर के साथ क्या कर सकता हूँ? लिन मो निश्चित रूप से कच्चा पत्थर नहीं बेचेंगे जिसे खोलने में पूरे परिवार का हाथ था। 3000 भूल जाओ, 30,000 के लिए भी नहीं। इसे स्मृति चिन्ह के रूप में रखना बहुत मायने रखता था। जेड कार्विंग मास्टर ने अपने हाथ में पकड़े हुए टुकड़े को देखा, कुछ देर सोचा और कहा, 4 अंगूठी वाले चेहरों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या किसी विशेष चीज पर लटकाने के लिए थोड़ा छोटा ताबीज। यह आपकी बेटी के लिए पहनने के लिए बिल्कुल सही होगा। लिन मो ने पूछा, जियाओक्सियाओ, क्या आप इस पत्थर से एक पेंडेंट बनाना चाहते हैं? हाँ करता हूँ। लिन जियाओक्सियाओ ने जोर से सिर हिलाया। उसी समय जेड कार्विंग मास्टर ने कहा, बॉस, हम यहाँ उचित कीमतों पर कच्चे पत्थरों की प्रोसेसिंग भी करते हैं। आप इस वेचेट को जोड़ सकते हैं, फिर एक शैली चुन सकते हैं और प्रसंस्करण शुल्क की पुष्टि होने के बाद हम इसे आपके निर्दिष्ट स्थान पर मेल कर सकते हैं। ये तो कहना ही होगा। इन दिनों प्रमुख आकर्षणों पर वन स्टॉप खरीदारी का अनुभव बहुत अच्छी तरह से सोचा गया है। जब तक आप पैसे खर्च करने को तैयार हैं, मूल रूप से आप जो कुछ भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, वे आपके लिए पहले ही सोच चुके हैं। लिन मो ने आने से पहले बाजार में अपना होमवर्क किया था, इसलिए वह जानती थी कि कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और केवल 3000 युआन के लिए वे उसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। जरूर, फिर मैं इसे आप लोगों पर छोड़ दूंगा। लिन मो ने क्यूआर कोड को स्कैन किया, दूसरे पक्ष के वीचेट को जोड़ा, कच्चे पत्थर की कई तस्वीरें भी ली और बाद में जेड नक्काशी मास्टर ने उसे एक रसीद दी।
सब कुछ हाथ में लेकर तीनों का परिवार बाजार में घूमता रहा। बाजार बहुत बड़ा था और जैसे जैसे शाम ढलने लगी उन्होंने आधे से भी कम क्षेत्र को कवर किया था। यह उस प्राचीन शहर से भी बड़ा साबित हो रहा था जहां वे पहले गए थे। बाद में उन्होंने 2 और कच्चे पत्थरों को खोलने की कोशिश की, लेकिन परिणाम विनाशकारी थे, वे सभी बेकार थे। हालांकि इन छोटी मोटी दुर्घटनाओं से परिवार की खुशी पर कोई असर नहीं पड़ा। जब वे चलने से थक गए तो वे वेस्ट लेक की ओर चले गए। वेस्ट लेक के रात के दृश्य की प्रशंसा की और प्रसिद्ध वेस्ट लेक विनेगर मछली का स्वाद चखा। परिणाम, मान लीजिए कि युहांग वास्तव में एक पाक बंजर भूमि के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर कायम है। इसका स्वाद भयानक था। वापस जाते समय परिवार ने कुछ भोजन लेने के लिए नाश्ते की दुकान पर रुकने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि बाद में उन्हें भूख लग सकती है। जब तक वे होटल वापस आए लगभग आधी रात हो चुकी थी। तीनों थक गए थे। लिन जियाओक्सियाओ घर के रास्ते में सो गई थी और लिन मो को उसे पार्किंग स्थल से वापस होटल तक ले जाना पड़ा। कमरा एक स्वीट था जिसमें एक बैठक कक्ष और 2 शयन कक्ष थे। कीमत बेशक सस्ती नहीं थी, लेकिन झांग येहुआ ने इसे लिन मो के लिए पहले से बुक कर लिया था। लिन मो को पता था कि झांग येहुआ के पास अभी पैसे की कमी है। उसने अपना सब कुछ दिव्य सिंहासन एनिमेशन में डाल दिया है और वह एक सस्ते कमरे में जाना चाहती थी, क्योंकि वे तीनों विशेष रूप से उधम मचाते नहीं थे। लेकिन झांग येहुआ ने इसका कड़ा विरोध किया था। असहाय और झांग येहुआ की दयालुता को खारिज नहीं करना चाहता। ओह, लिन जियाओक्सियाओ को पूरे रास्ते ले जाते हुए, हालांकि वह पतली थी फिर भी वह 10 साल की थी और हल्की नहीं थी। लिन मो को इतनी थकान महसूस हुई मानो उसका पूरा शरीर टूट रहा हो और वह सोफे पर थक कर गिर पड़ी। उसने आह भरते हुए कहा, मैं पिछले कुछ महीनों से निर्माण कार्य नहीं कर रही हूँ और मेरी शारीरिक शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ तक लिन जियाओक्सियाओ की बात है, छोटा सा भूत होटल लौटे ही जाग गया। लिन मो को संदेह था कि यह जानबूझकर किया गया था। इसके तुरंत बाद ली जिनविन लिन जियाओक्सियाओ को स्नान कराने के लिए ले गए। लिन मो आलस्य से फैला अब और हिलना नहीं चाहता था। जैसे ही वह अपने फोन पर ताबीज के लिए एक शैली चुनने वाली थी, उसके दिमाग में सिस्टम अधिसूचना बज उठी। डिंग, आज की जानकारी ताज़ा कर दी गई है। सूचना आ गई है। मैंने आज पूरी दोपहर प्राचीन वस्तुओं के बाजार में बिताई, कृपया मुझे निराश न करें। प्रत्याशा से भरे लिन मो ने आज की नई जानकारी को पढ़ना शुरू किया। आज की जानकारी 1, आपने कल तांगशी प्राचीन शहर का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की है। कल आधी रात तक तांगशी प्राचीन शहर में आने वाले आगंतुकों की दैनिक संख्या 13,214। 2, आपने कल येहुआ स्टूडियो का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। झांग येहुआ की बहन की परसों होंगमिन रोड कैफे में ब्लाइंड डेट होगी। 3, आपने कल जूकिन से फोन पर बात की और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की अपनी बेटी लिन सियू की बीमारी के इलाज के लिए। वह ली जिनशान और उनकी पत्नी को पहली धूप भेंट लेने के लिए मंदिर जाने के लिए कहने का इरादा रखती है। अध्याय 143, नई बुद्धि ताजा। ये वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है। 4, आप कल झांग येहुआ से मिले और प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। कल रात 8 बजे से आधी रात तक झांग येहुआ अपने पिता द्वारा दी गई एक पहेली पर गंभीरता से विचार कर रहा था। पहेली थी, भगवान लाओजी ने विचार अमरता की गोली तैयार की जो नश्वर क्षेत्र में गिर गई और जिनसेंग फल में बदल गई। सन वुकोंग ने फल को मार डाला। क्यों? 5, आपने कल फेजिंग जेन मंदिर का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। कल सुबह तड़के तक धर्मार्थ दान से मंदिर की औसत दैनिक आय 119.34.3 युआन थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 6, आपने कल योंगशुनजियांग एंटीक और रॉस्टोन मार्केट का दौरा किया और जिक्सियांग हाउस में 5 हाउस पेंटिंग के अंदर प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। स्वर्गीय मिंग और शुरुआती किंग राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकार झूदा द्वारा एक छिपी हुई येलो स्पैरो पेंटिंग है जिसका अनुमानित मूल्य है 11.84 15 मिलियन युआन तक। 7, आप कल योंगशुनजियांग एंटीक और रॉस्टोन मार्केट गए और प्रासंगिक खुफिया जानकारी एकत्र की। वानमिंग नीलामी हाउस सार्वजनिक रूप से होगा। कल रात 8 बजे 30 मिलियन युआन मूल्य के जेड कच्चे पत्थर की नीलामी 2.8 मिलियन की शुरुआती बोली के साथ। 8, आपने कल एनिमेशन श्रृंखला डिवाइन एंथ्रोनमेंट का पहला सीजन देखा और प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। के लेखक, देवताओं का अलंकरण मिंग राजवंश का जू झोंगलिन नहीं है। 9, आपने कल अपने पारिवारिक चैट समूह की जांच की और प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। आने वाले दिनों में रिश्तेदारों की भीड़ आपके माता पिता के घर आएगी और आप जिस बड़ी मुसीबत में हैं, उसके बारे में जल्दी न बोलने के लिए आपकी आलोचना करेगी। 10, आपने कल एक इंटरनेट सेलिब्रिटी का लाइव स्ट्रीम देखा और प्रासंगिक जानकारी एकत्र की। 34 वर्षीय कैंसर प्रभावित ली जियाओनियो करेंगे। निकट भविष्य में 31 वर्ष की आयु में निधन हो जाएगा। जैसे ही लिन मो ने एक एक करके खुफिया जानकारी देखी, वो मदद नहीं कर सका लेकिन चौथे टुकड़े की ओर आकर्षित हो गया, जो कि झांग येहुआ के पिता द्वारा बताई गई पहेली से चकित था। भगवान लाओजी ने विचार अमरता की गोली तैयार की जो नश्वर क्षेत्र में गिरी और जिनसेंग फल में बदल गई। सन वुकोंग ने फल को नष्ट कर दिया। क्यों? सचमुच क्यों? तभी ली जिनवेन स्नान तौलिया लपेटे हुए सोफे से कुछ लेने के लिए बाथरूम से बाहर आए।
इसका पता लगाने में असमर्थ लिन मो ने उत्सुकता से पूछा, वाइफी सन वुकुंग ने जिनसेंग फल को क्यों मारा होगा जो कि भगवान लाओजी द्वारा तैयार की गई अमरता की गोली से बना था। ली जिनवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। लिन मो ने सवाल दोहराया, ये सिर्फ एक दिमागी कसरत है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? भगवान लाओजी की विचार अमरता की गोली नश्वर में गिर गई। ली जिनवेन ने 2 बार बुदबुदाया, फिर प्रेरणा की चमक के साथ उत्तर दिया, पफ्त, इतनी सरल छिपी हुई शब्द पहेली मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है। क्या तुमने नहीं सुना कि मुझे पहेली विजेता कहा जाता था? ये सिर्फ ये कह रहा है कि कुंवारे लोग मरने के लायक है ना? क्या कुंवारे लोग मरने के लायक है? गोली, डैन, जिनसेंग फल, शेन, मारा गया। हाँ, जवाब समझकर लिन मो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका, इससे उसके पेट में दर्द हो रहा था। तुम किस लिए पागल हो रहे हो, इसमें मजाक क्यों है? ली जिनवेन हैरान दिखे। लिन मो को इस बात से नफरत थी कि वह अपनी पत्नी के साथ दूसरों के जीवन में ताक झांक करने की खुशी साझा नहीं कर सका। वह केवल अपना हाथ हिलाकर कह सका, कुछ नहीं। ये सिर्फ एक दोस्त के पिता द्वारा पहेलियों का उपयोग करके उस पर शादी करने के लिए दबाव डाला गया था। वह इसका अनुमान नहीं लगा सका, इसलिए उसने मुझसे पूछा। एक कहना होगा, मैंने किसी पर शादी के लिए दबाव डालने के कई तरीके देखे हैं। यह पहली बार है जब लिन मो को एक पिता द्वारा अपने बेटे को ब्रेन टीजर से अपमानित करने का सामना करना पड़ा है। झांग यिहुआ के पिता वास्तव में कुछ हैं। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद लिन मो ने खुफिया जानकारी जारी रखी और तुरंत उसकी आंखें चमक उठी। सौभाग्यशाली ब्रेक, यह एक सपने के सच होने जैसा है। लगातार 2 पैसा कमाने वाली लीड। अगर चीजें सुचारू रूप से चलती हैं तो क्या इससे सीधे तौर पर वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी? कल का दिन बहुत संतुष्टिदायक लग रहा है। उसके गृहनगर में एक हवेली बनाने के लिए आखिरकार पैसा मिल गया है। 3 मेगा अध्याय, प्रत्येक 6-7,000 शब्द, 20,000 शब्दों का अपडेट हासिल किया गया। मासिक टिकट के लिए वोट करें, टिकट की अनुशंसा करें। यदि 20 से अधिक लोग मतदान करते हैं तो विस्फोटक अपडेट कल भी जारी रहेंगे। मैं अध्याय 144, एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग। येलो स्पैरो पेंटिंग 5 हॉर्स पेंटिंग के भीतर छिपी हुई है। अभी ताज़ा की गई पैसा कमाने की जानकारी में इस बार 2 आइटम हैं, जो दोनों ही काफी उपयोगी लगते हैं और दोनों से समय चक्र की प्रतीक्षा किए बिना सीधे बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आइए एक एक करके उनका अध्ययन करें। खुफिया तंत्र प्राप्त हुए 3-4 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान कई अलग अलग चीजें हुई हैं। वहाँ खुशियाँ और खुशियाँ थी, साथ ही कुछ दमनकारी अंधकार भी था जिसे पीछे मुड़कर देखना मुश्किल है। जीवन शतरंज के खेल की तरह है जहाँ ब्रह्मांड अप्रत्याशित है। अब उस जानकारी को देखकर जो सीधे तौर पर मोटी कमाई कर सकती है, लिन मो का दिल अभी भी डगमगाता है। लेकिन ईमानदारी से कहे तो यह उस समय की तुलना में बहुत शांत है जब गुआंगक्सू युवा नबाओ की जानकारी पहली बार ताज़ा की गई थी। आखिरकार सोने के पहले बर्तन का महत्व अपूरणीय है। आखिरकार कुछ समय पहले लिन मो भी एक छोटा करोड़पति था जिसके हाथ में 2 या 3 मिलियन थे। हो सकता है कि उसकी भावनाएं फिर से बदल जाए जब वह दिन आएगा जब वह ऐसी जानकारी ताज़ा करेगा जिससे एक बार में कुछ या दर्जनों छोटे लक्ष्य अर्जित किए जा सकते हैं। लिन मो की नजर हाल ही में ताज़ा की गई जानकारी के छठे हिस्से पर जाती है। 6 कल आपने योनशुनजियांग एंटीक और रॉ स्टोन मार्केट का दौरा किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। जिक्सियांग में 5 हॉर्स पेंटिंग। हाउस स्टोन ने स्वर्गीय मिंग और शुरुआती किंग राजवंशों के प्रसिद्ध चित्रकार झू दा की येलो स्पैरो पेंटिंग को छुपाया है, जिसकी अनुमानित कीमत 11.84 से 15 मिलियन युआन है। 5 घोड़ों की पेंटिंग के अंदर छिपी एक पीली गौरैया पेंटिंग। ये किस बारे में है? लिन मो को प्राचीन वस्तुओं का कुछ ज्ञान है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह ज्यादा नहीं है। एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग के भीतर छिपी हुई है। लिन मो को याद नहीं है कि उन्होंने ऐसी ही कोई खबर सुनी हो, लेकिन ये ठीक है, ये सूचना युग है। यदि कोई बात उसे समझ में नहीं आती है तो वह बस संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है। और विशेषज्ञ कैसे खोजे? ये और भी सरल है। आजकल लगभग हर उद्योग में ऐसे विशेषज्ञ हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं। उस विचार को ध्यान में रखते हुए लिन मो ने डाइंग टिकटॉक खोला और कुछ प्राचीन मूल्यांकन लाइव स्ट्रीमर्स की तलाश की जिन्हें वह अक्सर देखता है। और जल्द ही लिन मो की नजर काफी प्रसिद्ध और वर्तमान में लोकप्रिय गंजा मूल्यांकक मिस्टर हाइडोन पर पड़ी, जो इस समय लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। क्लिक करने पर हाइडोंग अपने दर्शकों के साथ बातचीत के बीच में है। टिप्पणी अनुभाग काफी जीवंत है। ऐसे समय में एक सामान्य टिप्पणी भेजना संभवतः भीड़ में खो जाएगा। लिन मो घबराते नहीं, वो सीधे तौर पर 10,000 युआन मूल्य के डू कॉइन को रिचार्ज करता है। स्वाइप करें, स्वाइप करें, स्वाइप करें। ढेर सारी कार्रवाइयों के बाद वह उदारतापूर्वक 3 डाइनो आय उपहार भेजता है और तुरंत मिस्टर हाइडोन की लाइव स्ट्रीम में सबसे अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति बन जाता है। इस समय बड़े भाई भ्रमित हैं, जैसी विभिन्न टिप्पणियों की बाढ़ आनी शुरू हो जाती है। श्री हाइडोंग, जो अभी कॉल खत्म कर रहा है, भी अचंभित हो जाता है। वह अपने गंजे सिर को छूता है और हैरान भाव से कहता है, बड़े भाई क्या हो रहा है? आपने बिना कुछ कहे मुझे 3 नंबर आई डाइन दे दिए।
यह एक प्राचीन मूल्यांकन लाइव स्ट्रीम है, मैं केवल कला का प्रदर्शन करता हूँ, खुद को नहीं बेचता। लिन मो मुस्कुराते हुए टिप्पणी में एक संदेश भेजते हैं, मिस्टर हाइडोंग, यह एक परामर्श शुल्क है। यदि आपके स्ट्रीम के बाद आपके पास समय है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मिस्टर हाइडोंग ऐसी स्थितियों से अनजान नहीं है, बार बार सिर हिलाते हैं और कहते हैं, निश्चित बात बड़े भाई, मैं अपने सहायक को आपके पीछे बुलाऊंगा और लगभग 1 घंटे में आपसे संपर्क करूंगा। बड़े भाई, आप एक अमीर आदमी की तरह दिखते हैं, शायद अभी अभी कुछ बहुत अच्छा खोदा है, कुछ ऐसा जो अभी तक उजागर नहीं किया जा सकता है। तुम्हें वहीं रुकना होगा। बड़े भाई, मेरे स्ट्रीम खत्म करने से पहले चाचाओं द्वारा दूर मत जाना। मिस्टर हाइडोंग चतुराई से बात करना शुरू करते हैं, एक पंचलाइन के साथ कुछ चुटकुले खंड बनाते हैं। लिन मो के पास बेकार की बातें करने का समय नहीं है। वह अपने फोन के बैकग्राउंड में डाइन को छोटा करता है और फिर जानकारी के 7वें हिस्से को देखता है। एक साथ कल आप योंगशुनजियांग एंटीक और रोस्टोन मार्केट से गुजरे और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। वानमिंग नीलामी हाउस होगा। कल रात 8 बजे 30 मिलियन युआन मूल्य के पन्ना कच्चे पत्थर की सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी, जिसकी शुरुआती बोली 2.8 मिलियन होगी। ये जानकारी अधिक प्रत्यक्ष है, सीखने के लिए कुछ खास नहीं है, समय आने पर वह बस इस पर बोली लगा देगा। इसके बाद लिन मो ने सिस्टम बंद कर दिया और अन्य पेंटिंग्स के भीतर छिपी पेंटिंग्स के बारे में समाचारों के लिए इंटरनेट पर खोज शुरू कर दी और भुगतान परामर्श लेने के लिए विभिन्न मंचों पर प्रमाणित मास्टर मूल्यांककों की तलाश की। प्राचीन उद्योग में या उस मामले के लिए किसी भी उद्योग में सामान्य ज्ञान सीखना आसान है, आप बाइडो के साथ इसमें से बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन जब आप वास्तव में गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको जल्द ही पता चलेगा कि उन खोज इंजनों को कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं मिल सका। ये सब सिर्फ सतही बातें हैं। कुछ वास्तविक सीखने के लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। इसे ही आमतौर पर उद्योग बाधा के रूप में जाना जाता है। बेशक लिन मो इतने मूर्ख नहीं होंगे कि अजनबियों को जिक्सियांग हाउस या 5 हाउस पेंटिंग के बारे में जानकारी बता सकें। वो मुख्य रूप से इस ज्ञान की गहरी समझ हासिल करना चाहते थे। बाकी सब चीजों को किनारे रखकर आज परामर्श शुल्क पर थोड़ा खर्च करें और कल स्टोर मालिक के साथ सौदेबाजी की प्रक्रिया के दौरान उस पैसे को बचाएं। इसे कहते हैं ज्ञान का मुद्रीकरण। दुर्भाग्य से तियान्या मंच चला गया है। जब लिन मो कॉलेज में थे तब वह तियान्या फोरम के नियमित उपयोगकर्ता हुआ करते थे। उनकी सबसे मजबूत स्मृति येजी झाई के मास्टर नामक एक प्राचीन लोकप्रिय विज्ञान वृत्तांत की है। जिस तरह से लेख में बुनियादी बातों से लेकर अधिक जटिल मामलों तक ज्ञान का विस्तार किया गया है, उससे प्राचीन वस्तुओं के बारे में शून्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति मूल सामग्री को बहुत जल्दी समझ सकता है। आजकल के अधिक प्रसिद्ध नामों जैसे एल्डर मा वेइडू और ली जियानचेन की तुलना में कोई स्पष्ट श्रेष्ठ नहीं था। थोड़ी देर बाद ली जिनवेन लिन जियाओक्सियाओ के साथ बाथरूम से बाहर आते हैं। लिन मो को चिल्लाते हैं, जो अभी भी अपने फोन पर प्राचीन ज्ञान का अध्ययन करने में तल्लीन है, हनी, हमने कपड़े धोने का काम पूरा कर लिया है, अब जाकर स्नान करें। पिताजी, धोने की बारी आपकी है। बाथटब में भिगोना इतना आरामदायक है, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। लिन जियाओक्सियाओ भी जोर से चिल्लाता है। लिन मो अपना फोन दूर रख देता है, खड़ा होता है और हंसता है, सचमुच। फिर जब हमारे घर का नवीनीकरण होगा तो हम निश्चित रूप से एक बाथटब शामिल करेंगे। अध्याय 145, एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग। येलो स्पैरो पेंटिंग 5 हाउस पेंटिंग के भीतर छिपी हुई है। मम, लिन जियाओक्सियाओ ने उत्साह से सिर हिलाया, पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। ली जिनवेन ने हंसते हुए कहा, जियाओक्सियाओ, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए आसमान में एक पाय खींच रहे हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने पहले भी इसी तरह बेवकूफ बनाया था। आसमान में एक पाय बनाना। माँ, इसका क्या मतलब है? अपनी माँ की बकवास मत सुनो, ये स्पष्ट रूप से वह थी जिसने मेरा पीछा किया था। अरे लिन मो, तुम में ऐसा कहने का साहस है? किसने किसका पीछा किया? स्नान करने के लिए निकलो। लिन मो जल्दी से बाथरूम में भाग गया और फिर दरवाजे के माध्यम से उसने ली जिनवेन को अपनी बेटी को ये कहते हुए सुना कि कैसे उसने दिन में उसका पीछा किया था। थोड़ी देर तक सुनने के बाद लिन मो भी हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। पुराने दिनों में वह और ली जिनवेन वास्तव में स्कूल में सभी से ईर्ष्या करते थे, जैसे कि किसने किसका पीछा किया। ये वास्तव में लिन मो ही थे जिन्होंने पहला कदम उठाया था, लेकिन वास्तव में उस समय वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसमें कोई पीछा करना शामिल नहीं था, वे स्वाभाविक रूप से एक साथ आए। जियाओक्सियाओ, अपनी माँ की किसी भी बात पर विश्वास मत करो। लिन मो एक चुटिली टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सके। फिर वह बाथटब में घुस गया, गर्म स्नान में भीगते हुए पेंटिंग और सुलेख के बारे में जानकारी तलाशता रहा। यह परीक्षा से एक रात पहले रटने जैसा था। निश्चित रूप से दैनिक संचय जितना ठोस नहीं है, लेकिन जैसा कि पुरानी कहावत है, युद्ध की पूर्व संध्या पर भाले को पीसने से इसमें चमक की नहीं बल्कि गति की कमी होती है। जो उपयोग किया जा सकता है वह सब मायने रखता है। सच में लिन मो को लगा कि अगर उसने हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में उतनी ही मेहनत की होती जितनी उसने अब की है, तो वह एक बेहतर विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता था। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो शायद उनकी मुलाकात ली जिनवेन से नहीं होती और न ही उनकी जियाओक्सियाओ जैसी प्यारी बेटी होती।
इसे कैसे रखना चाहिए, सब कुछ जीवन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। जब लिन मो ने अपना स्नान समाप्त किया, अपने बाल सुखाए और शयन कक्ष में लौटे तो ली जिनवेन बिस्तर पर लेटे हुए अपने फोन को देख रहे थे। लिन मो बिस्तर पर सरक गए और अपनी पत्नी को गले लगाते हुए पूछा, तुम क्या देख रही हो? चंद्र नव वर्ष आ रहा है, हमें छुट्टियों का सामान तैयार करने की जरूरत है। ली जिनवेन ने पिंडुओं से बात करते हुए कहा, इस साल हम में से 8 लोग घर पर नए साल का जश्न मनाएंगे, साथ ही झांगली भी होंगे जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। मैंने कल मां से बात की, उन्होंने कहा कि वह इस वर्ष एक जीवंत उत्सव चाहती थी, दुर्भाग्य को दूर भगाने जैसा। इसके अलावा चूंकि हम पिछले वर्षों से बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए मेरे बड़े चाचा, दूसरे चाचा और चौथे चाचा हर साल बारी बारी से रिश्तेदारों का मनोरंजन करते थे। अब जब हम सभी वापस आ गए हैं तो पिताजी सोचते हैं कि चंद्र नव वर्ष के तीसरे दिन रिश्तेदारों की मेजबानी करना हमारे परिवार के लिए अच्छा होगा। मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे घर पर रखा जाए या किसी रेस्तरां में। ओह ठीक है, एक और बात है, मैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए कल सिजिक्विन जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ कपड़े सस्ते और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। हमारे 8 लोगों के परिवार और अस्पताल में झांगली के साथ हमें शायद बहुत कुछ खरीदना होगा। और मुझे आशा है कि झांगली जल्द ही जाग जाएगा। जब तक वह बेहोश रहता है, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर कुछ लटका हुआ है। आखिरकार ये हमारा परिवार ही है जिसने उसे इसमें घसीटा है। ली जिनवेन ने विभिन्न घरेलू मामलों के बारे में बात की। अतीत में वह हमेशा बिना किसी अव्यवस्था के सभी प्रकार के घरेलू मामलों को सही क्रम में रखने में कामयाब रही थी। उसके पास इतना सक्षम और समझदार साथी था जिसने लिन मो को पैसा कमाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो हर दिन हमेशा ड्राइव से भरा रहता था। निर्देशक सॉन्ग ने कल मुझसे संपर्क किया और बताया कि झांगली के जागने के संकेत हैं। उन्हें जल्द ही होश आ जाना चाहिए। चूंकि वह एक अनाथ है, अगर वह छुट्टी से पहले जाग गया तो हम उसे नए साल के जश्न के लिए अपने घर लाएंगे। मम, वैसे प्रिय, नए साल में करने के लिए इतना कुछ है और तुम गर्भवती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब संभाल सकती हो? इसके अलावा माँ और पिताजी और जिनवेन अभी भी ठीक हो रहे हैं। भले ही यह नए साल का जश्न मनाने के लिए घर लौटने का उनका पहला साल था और उनके लिए रिश्तेदारों की मेजबानी करना उचित था, लिन मोली जिनवेन और उनके माता पिता और बहन के दबाव के बारे में सोचकर सहन नहीं कर सके। कैसा रहेगा कि हम उन्हें इस साल रिश्तेदारों की मेजबानी करने दें? हम बस मदद कर सकते हैं और फिर हम अगले साल एक बड़ा उत्सव मनाएंगे। यह सही नहीं होगा, यह उचित नहीं होगा। जब हम घर पर नहीं थे तो यह एक बात थी, लेकिन अब जब हम वापस आ गए हैं, अगर हम मेजबानी नहीं करते हैं तो रिश्तेदार सोच सकते हैं कि आपने एक अज्ञानी पत्नी से शादी की है। इसके अलावा इस वर्ष मेरी मदद करने के लिए आपके माता पिता हैं और कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल मेरे माता पिता की भी यही इच्छा है। इतने सालों के बाद हम आखिरकार घर लौट आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम रिश्तेदारों का उचित मनोरंजन करना चाहते हैं। ली जिनवेन ने लिन मो की गर्दन को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पति, मुझे इन मामलों को संभालने दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करो। वैसे तुम्हें कल मेरे साथ थोक बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, बस अंकल ताई के मामलों का ध्यान रखना। हालांकि वे वास्तव में पैसे की परवाह नहीं करते हैं, हम पर उनके भरोसे को कम नहीं कर सकते, है ना? लिन मो ने पहले से ही अपनी पत्नी के साथ इस पर चर्चा करने की योजना बनाई थी, चूंकि उसे कल कम मूल्य वाली प्राचीन पेंटिंगों की तलाश करनी थी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उसे कच्चे पत्थरों पर बोली लगाने के लिए शाम को नीलामी में भी भाग लेना पड़ सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से थोक बाजार में जाने का समय नहीं निकाल पाएगा। इस पर विचार करने के बाद लिन मो ने अपना फोन निकाला और कहा, आप अकेले नहीं जा सकते, आप उस जगह से परिचित नहीं हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं ये हुआ की बहन से पूछूंगा। आप सभी आज मिले हैं, है ना? और ऐसा लग रहा था कि आपकी आपस में अच्छी बनती है। अगर वह स्वतंत्र है तो वह आपके साथ जा सकती है। क्या ये ठीक है? इसमें गलत क्या है? आप धन्यवाद के तौर पर उसके लिए कुछ कपड़े खरीद दीजिए, फिर वह काम करता है। ली जिनवेन ने सिर हिलाया, फिर आप उससे पूछें। अगर वह व्यस्त है तो कोई बात नहीं, मैं बिना खरीदारी किए बस देखने जा सकता हूँ। मैं कुछ नोट्स लूंगा और एक बार जब आप अपना सामान पूरा कर लेंगे तो हम वापस जा सकते हैं और अपने पसंदीदा सभी कपड़े ले सकते हैं। लिन मो मुस्कुराए। यह महिला अभी भी इतनी समझदार थी। मम्मा ठीक है, कोई समस्या नहीं। लिन मो को झांग यहुआ का नंबर मिला और उसने कॉल किया। इस समय रात के लगभग 1 बज रहे थे, लेकिन लिन मो को पता था कि झांग यहुआ एक रात का उल्लू था। यदि आप उसे सुबह 9 या 10 बजे फोन करेंगे तो हो सकता है वह जवाब न दे। अध्याय 146, एक पेंटिंग के भीतर एक पेंटिंग। येलो स्पैरो पेंटिंग एक 5 हॉर्स पेंटिंग के भीतर छिपी हुई है, लेकिन उनके लिए सुबह 3 या 5 बजे का समय वह समय था जब वह दिन के दौरान सबसे अधिक ऊर्जावान महसूस करते थे। और निश्चित ही कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई। नमस्कार श्रीमान लिन, कोई निर्देश? किसी के पास क्या निर्देश हो सकते हैं? मैं आपसे एक एहसान मांगने की उम्मीद कर रहा था। क्या तुम अभी तक सोने नहीं गए? नहीं, अभी भी काम खत्म करना बाकी है।
वास्तव में आज कोई यह बता सकता है कि भले ही हर कोई जश्न मना रहा था, वास्तव में कई लोगों के मन में मेरे बारे में संदेह है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए उनमें से बहुत से लोग केवल आपके निवेशक के कारण उत्सव रात्रिभोज में उपस्थित हुए। मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है ताकि वे मुझे तुच्छ न समझे, न ही आपके निवेश को कम होने दे। एक 30 वर्षीय व्यक्ति, विशेष रूप से जिसने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया है, वास्तव में एक कठिन जीवन जीता है। लिन मो झांग यीहुआ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते थे। यदि यह उसका पूर्व स्वरूप होता, उसे ऊपर चढ़ने का एक आशाजनक अवसर मिलता, तो वह निश्चित रूप से बाहर खड़े होने के लिए जी जान से संघर्ष करता। नींद, सो जाओ। क्या केवल वही लोग सोएंगे जिनका समाज के लिए कोई मूल्य नहीं है? मैं तुम्हें समझता हूँ। एक पल सोचने के बाद लिन मो ने कहा, यीहुआ, उन लोगों पर ध्यान मत दो। यह पर्याप्त है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि दिव्य सिंहासन निश्चित रूप से हिट होगा। भले ही दिव्य सिंहासनारोहण अच्छा प्रदर्शन न करे, फिर भी मैं भविष्य में आप में निवेश करूंगा। धन्यवाद पुराने सहपाठी, आपके शब्दों से मैं कड़ी मेहनत करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित हूँ। ऐसा लगता है कि झांग यीहुआ ने अपना उत्साह लिन मो द्वारा प्रज्वलित किया है। नहीं, मेरा मतलब यह है कि अपने आप को ज्यादा मत थकाओ, काम और आराम के बीच संतुलन बनाने पर ध्यान दो। हाँ, मैं करूंगा। मैं कुछ भी हासिल करने से पहले अचानक मरना नहीं चाहता। वैसे तुम अभी तक बिस्तर पर क्यों नहीं गए? तुम मुझे इतनी देर से बुला रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या आप उस नौकरानी के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं जिसका मैंने दिन में जिक्र किया था? दफा हो जाओ। नहीं, और भला क्या, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारी बहन कल खाली है? आपका क्या मतलब है? आप संभवतः मेरी बहन में दिलचस्पी नहीं ले सकते, है ना? लेकिन उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, झांग यीहुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी नजर में क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? अच्छा, अरे ठीक है, तुम मूर्ख। मैं आपकी बहन के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी कल सिजिक्विंग में कपड़ों की खरीदारी के लिए जाना चाहती है, लेकिन मुझे कुछ सामान लेने के लिए योंशुनजियांग एंटीक और रोस्टोन मार्केट जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। मैं आशा कर रहा था कि तुम्हारी बहन मेरी पत्नी के साथ आ सकती है। लिन मो को अचानक 2 महीने पहले की बात याद आई जिसमें उसने झांग यीहुआ से उसकी मदद करने के लिए कहा था। यदि ली जिनवेन ने फोन किया तो उसे कवर करने के लिए। संभवतः उसी क्षण से झांग यीहुआ की नजर में वह पूरी तरह से एक बदमाश बन गया था। क्या मुसीबत है? चेन केनान को ये बोझ उठाना पड़ा। ओह, मैं समझ गया, एक विचार। ज्यादा मत सोचो, क्या वह उपलब्ध है? उसे होना चाहिए। वह काम नहीं कर रही है और हर दिन उसके पास बहुत सारा खाली समय होता है। इसके अलावा अब जब आपने पूछ लिया है, भले ही वह व्यस्त हो, उसे समय निकालना होगा। चिंता मत करो, मैं उससे थोड़ी देर बात करूंगा, उसे कल सुबह ली से मिलने के लिए कहूंगा। इसके अलावा वह सिजिक्विंग से काफी परिचित है। कुछ सेकंड रुकने के बाद झांग यीहुआ ने अचानक पूछा, आप सामान खरीदने के लिए योंशुनजियांग जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन हमारे एक सहपाठी की वहाँ एक दुकान है। शायद आप उससे मिल सके। कीमतों पर चर्चा करते समय किसी परिचित का होना अच्छा है। कल अपनी बहन की मदद करने के लिए धन्यवाद, बदले में मैं उसे भोजन दूंगा। एक सहपाठी। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ सहपाठी छुपे हुए गहराई वाले थे। जब लिन मो उस दिन योंशुनजियांग गए थे तो उन्होंने विक्रेताओं को वहां किराए की उच्च लागत के बारे में बात करते हुए सुना। यहाँ तक कि एक अपेक्षाकृत खराब दुकान का वार्षिक किराया कम से कम 300,000 युआन होगा। बड़े और बेहतर स्टोरफ्रंट के लिए अधिक किराए की मांग होगी। कुछ तो प्रति वर्ष कई मिलियन का शुल्क भी ले रहे थे। लिन मो मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्सुकता से पूछा, ये कौन है और उनकी दुकान का नाम क्या है? जियांग फेवन। उनका परिवार सड़क पर ठेला लगाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में उन्होंने इसमें बड़ी सफलता हासिल की और पैसा कमाया, इसलिए उन्हें एक दुकान मिल गई। मैं पहले भी उनसे निवेश के बारे में बात करने के लिए वहां गया था। झांग यीहुआ ने आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुककर कहा, मुझे दुकान का नाम नहीं पता, हम उस समय बाजार के बाहर मिले थे। जियांग फेवन। ये नाम सुनकर लिन मो ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये केवल इसलिए था क्योंकि झांग यीहुआ ने इस नाम का उल्लेख किया था, इसलिए उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि झांग यीहुआ षड्यंत्रकारी प्रकार का नहीं था। यदि इसका उल्लेख किसी अन्य सहपाठी ने किया होता तो लिन मो को केवल यही लगता कि उसे चिढ़ाया जा रहा है। कारण सरल था। कॉलेज के दौरान जियांग फेवन ने भी ली जिनवेन का पीछा किया था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि वह हमेशा लिन मो को पसंद करती थी। इस प्रकार लिन मो और जियांग फेवन के बीच संबंध को वास्तव में अजीब नहीं कहा जा सकता है, यह अधिक सटीक रूप से बेहद अजीब था। अधिकांश सहपाठियों को इसके बारे में पता था, लेकिन झांग यीहुआ, जो एनीमे और उपन्यासों से ग्रस्त था, ज्यादातर अपने छात्रावास में ही रहता था और शायद उसे अपनी कक्षा के सभी नाम भी याद नहीं थे। उसे इस प्रकार की अफवाहों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई भी उसे बताने की जहमत नहीं उठाएगा। न जानना सामान्य बात थी।
ओह वह हमारे बीच मतभेद है, इसलिए कोई उसकी तलाश नहीं करेगा। लिन मो ने निर्णायक रूप से झांग यीहुआ के सुझाव को अस्वीकार कर दिया और फिर कहा, ठीक है, आपको जल्दी कुछ आराम करना चाहिए। कल आप मेरे साथ योनशुनजियांग जा रहे हैं, आपको भी एक ब्रेक की आवश्यकता है। आप हर दिन उस स्टूडियो में कैसे रह सकते हैं? अगर तुम अचानक मर जाओ तो क्या होगा? क्या मेरा निवेश व्यर्थ नहीं जाएगा? लेकिन यहाँ पर क्या परंतु? निवेशक ने कहा है, आप कल छुट्टी ले रहे हैं। ओह ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक अच्छी सैर पर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कल सुबह होटल से ले आऊंगा। मम्मा कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद लिन मो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पत्नी, ये तय हो गया है। यीहुआ की बहन कल तुम्हें लेने आएगी। तुम दोनों सिजिक्विंग में कपड़े खरीदने जाओगे और उसके साथ एक 11 प्राचीन शहर की ओर चलोगे। ली जिनवेन ने अभी अभी जियांग फेवन का नाम सुना था, लेकिन इतने सालों के बाद उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे जिस बात की चिंता थी वह कुछ और थी। लिन मो, मुझे एहसास नहीं हुआ। झांग यीहुआ आपको अच्छी तरह से समझता लगता है। लिन मो क्षण भर के लिए भ्रमित हो गए। ये सब नौकरानी कैफे के बारे में बात करते हैं और यह और वह पसंद करते हैं। मुझे सच बताओ, क्या पिछली 2 बार जब आप यहाँ आए थे तो क्या तुमने कुछ गड़बड़ की थी? ली जिनवेन सीधे बैठ गए और लिन मो की कमर के मांस पर चुटकी काट ली। ओह, लिन मो ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मेरी अंतरात्मा स्पष्ट है, स्वर्ग और पृथ्वी की तरह स्पष्ट। मेरे जैसा कोई? लिन मो, संभवतः उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता है? ये सब झांग यीहुआ का बेतुका अनुमान है। वह वही है जो उस तरह की चीज पसंद करता है, फिर वह मान लेता है कि मैं भी वैसी ही हूँ। वास्तव में, ली जिनवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बिल्कुल सच। लिन मो ने विनती की, पत्नी कृपया जाने दो, ये वास्तव में दर्द होता है। अगर मुझे पता चल गया तो आपका काम हो गया। ली जिनवेन ने अंततः अपनी पकड़ ढीली कर दी। यह असंभव है। इतनी सुंदर पत्नी के साथ मैं संभवतः किस चीज से असंतुष्ट हो सकता हूँ? चिकनी वक्ता, नहीं सचमुच ये सच है। पफिट, पत्नी मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अब केवल पैसा कमाने के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास कोई अन्य विचार नहीं है। अभी नहीं, कभी नहीं। एक बार जब हम पैसा कमा लेंगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा और हम दुनिया भर में यात्रा कर सकते हैं। अच्छा लगता है आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हम जल्द ही एक और कंस्ट्रक्शन बैंक खोलने वाले हैं। चिंता मत करो पत्नी, तुम अपने पति पर भरोसा कर सकती हो। मम, मुझे आप पर विश्वास है। कौन जानता है, मैं कल बहुत धन कमा सकता हूँ। हाँ, आप कल एक बड़ा सौदा करेंगे और फिर आयो मिलियन के साथ घर आएंगे। महान मेरे पैर। यदि आप वास्तव में एक बड़ा सौदा खोजने और लाखों डॉलर वापस लाने में कामयाब होते हैं तो भले ही मैं गर्भवती हो जाऊं। और भी क्या? ओह, इसे रोको तुम। आइए देखें कि क्या आप पहले 1 मिलियन वापस ला सकते हैं। हाँ। हालांकि पति, अगर हमारे पास वास्तव में 8 मिलियन होते तो ये बहुत अद्भुत होता है ना? मैंने सुना है कि अगर आप बैंक में सिर्फ 1 करोड़ रुपए भी जमा करते हैं तो भी आप हर दिन अच्छी खासी रकम कमा लेंगे। हम ऐसा करेंगे। पहले हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हम करेंगे। ताई एक बड़ा खिलाड़ी है और वह मुझे बहुत महत्व देता है। मैं उससे सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और हमारे दिन बेहतर होते रहेंगे। सिर्फ 10 लाख ही नहीं, बल्कि एक छोटा लक्ष्य भी संभव हो सकता है। मम, पति, मुझे गले लगाने की जरूरत है। यहाँ आओ, देर हो रही है, चलो गले मिलकर सो जाओ। आपको भी सो जाना चाहिए, आप दिन भर के थके हुए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ जानकारी देखूंगा और फिर सो जाऊंगा। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत की। ली जिनवेन गहरी नींद में सो गए। लिन मो ने धीरे से उस हाथ को हटा लिया जिस पर ली जिनवेन लेटा हुआ था, तकिया को ऊपर उठाया, अपना फोन निकाला और प्राचीन चित्रों के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान और पेंटिंग के भीतर पेंटिंग पर संबंधित जानकारी की खोज जारी रखी। ये तो कहना ही पड़ेगा कि पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भुगतान परामर्श से प्राप्त उत्तर खोज इंजनों पर सामान्य रूप से पाए जाने वाले उत्तरों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और लक्षित होते हैं। जब समय आया, लिन मो ने भी डाइंग खोला और मेजबान हाई डोन से काफी देर तक सलाह ली। उन्होंने बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ तक कि उन्होंने वीचैट पर हाई डोन को भी जोड़ा ताकि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो वे कभी भी उनसे परामर्श कर सके। अध्याय 147, लिन मो के फोन के लिए एक और अनलॉकिंग जेस्चर निगरानी वीडियो। अगले दिन सुबह जब लिन मो उठी तो ली जिनवेन पहले ही अपनी बेटी को तैयार कर चुकी थी और थोक बाजार के लिए निकल पड़ी थी। ऐसा नहीं था कि लिन मो देर से उठे, बल्कि वे बहुत जल्दी उठ गए। वे कहते हैं कि थोक बाजार में कीड़ा जल्दी पकड़ने वाला होता है। जितनी जल्दी आप जाएंगे, आपको उतना ही अच्छा सामान मिलेगा और कीमतें उतनी ही सस्ती होंगी। वैसे भी हर उम्र की महिलाओं के पास खरीदारी के लिए कुछ न कुछ है। ओह, जो जानते हैं वो जानते हैं। जब तक लिन मो ने कपड़े धोना समाप्त कर लिया, झांग यीहुआ पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिन मो जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे कुछ याद आया। अलग अलग इशारों के साथ उसने अपने फोन की स्क्रीन को अनलॉक किया। उसने उदासीन भाव से तुरंत एक अनाम एपीपी खोला।
हम्फ। एक संक्षिप्त नजर के बाद उसने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए अपना फोन फिर से लॉक कर दिया और फिर लिफ्ट की ओर चला गया। जैसे ही वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, उसने होटल के प्रवेश द्वार पर एक सफेद फोक्सवैगन खड़ी देखी जो हैत्सुने मिकु डिकल से सजी हुई थी। लगभग 1.9 मीटर लंबा झांग यहुआ उसके पास खड़ा था। उसके हाथ में सोया दूध और उबले हुए बंस थे और उसने सरल मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर लिन, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं बस कुछ ले आया। ओह यार, क्या तुम कुछ ज्यादा ही सीधे आदमी नहीं हो? कौन सा निवेशक आपके पैसे पर भरोसा करेगा? क्या आप सिर्फ निवेशक के पिता को उबले हुए बंस और सोया दूध दे रहे हैं? लेकिन फिर लिन मो ने दोबारा सोचने के बाद खुद को आश्वस्त किया। झांग यहुआ अपने क्षेत्र में बेहद सक्षम थे और कहानी और दृश्य दोनों में उच्च गुणवत्ता के एनिमेशन का निर्माण करते थे। यदि वह सामाजिक रूप से थोड़ा सहज होता तो शायद उसने पहले ही अपना नाम बना लिया होता और मुझे उसमें निवेश करने की नौबत नहीं आती, है ना? यह संभव है कि अगर कोई उस पर पैसा फेंके तो भी वह उसे न ले। स्वर्ग निष्पक्ष है। एक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिभा वाले व्यक्ति को दूसरे क्षेत्र में समझौता करना पड़ता है। बहुत ही कम ऑलराउंडर हैं। यहाँ तक कि वेई शेन जैसी गणितीय प्रतिभा भी दैनिक जीवन में थोड़ी उतनी उज्जवल नहीं लगती। स्वाभाविक रूप से लिन मो नखरेबाज नहीं होने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए प्लास्टिक बैग उठाया, जूड़े का एक टुकड़ा खाया और यात्री की सीट पर बैठ गया। झांग यहुआ ने गाड़ी चलाई और दोनों सीधे योंगशुनजियांग एंटीक मार्केट की ओर चल पड़े। चूंकि अभी भी जल्दी थी, पार्किंग सुविधाजनक थी। आराम से पार्किंग करने के बाद दोनों बाजार में दाखिल हुए और लक्ष्यहीन होकर घूमने लगे। लिन मो का लक्ष्य निश्चित रूप से जिक्सियांग हाउस था, लेकिन वह सीधे अपने गंतव्य के लिए नहीं जा सकता था और फिर स्टोर की वस्तुओं को खरीदकर मौके पर एक सच्ची पेंटिंग प्रदर्शित नहीं कर सकता था, है ना? झांग यहुआ मूर्ख की भूमिका निभा सकता है, लेकिन वह पूर्ण मूर्ख नहीं था। उसने कुछ नोटिस किया होगा। थोड़ी देर टहलने के बाद झांग यहुआ ने हैरान होकर पूछा, मिस्टर लिन, मैंने इस पर ध्यान से सोचा है और मुझे याद नहीं है कि जब हम स्कूल में थे तब आपको प्राचीन वस्तुओं का शौक था। क्या आपने ऐसा किया था? अपने हाथ में रखी वस्तु को विक्रेता के पास रखते हुए लिन मो खड़ा हुआ, मुस्कुराया और कहा, कॉलेज की आपकी सबसे ज्वलंत स्मृति क्या है? ओह, मुझे सोचने दो। एक पल के लिए सोचने के बाद झांग यहुआ ने कहा, ये लास्ट होनी चाहिए। आपको भी ये पता होना चाहिए, है ना? जिसे द क्रॉनिकल्स ऑफ बाय जियाओ फेई, ए लूजर यूथ सीकिंग ए गर्लफ्रेंड और अटैक ऑन टाइटन के नाम से भी जाना जाता है। आपने निश्चित रूप से इसे देखा होगा। कैप्टन के लिए अपना दिल समर्पित करे और माय लिटिल सिस्टर कैंट बी दिस क्यूट ने भी काफी प्रभाव छोड़ा। कहानी वाकई बहुत अच्छी थी। ओह, और क्या रेलगन हमारे विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान भी जारी नहीं किया गया था? यदि आप लड़ना चाहते हैं तो अपनी मुट्ठियां बंद कर लें, यदि नहीं तो रास्ते में ना खड़े हो। ऐसे आधे अधूरे मन से दूसरों के संकल्प को मत रोन दो। एक झांग यहुआ ने मिसाका मिकोटो की नकल की और कुछ हद तक चुनिब्यू जैसी पंक्तियां बोली। लिन मो ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल मेरी बात है। आपका ध्यान अपने सहपाठियों पर नहीं था तो आप उनके व्यक्तिगत शौक के बारे में कैसे जान सकते हैं? असल में लॉटरी की बात सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं हमारे क्लास ग्रुप में बकवास कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे वे परेशान करने वाले लग रहे थे। जो पैसा मैंने तुम में निवेश किया था वह खजाने की खोज करने वाली पुरावशेषों से आया था। असली या नकली? झांग यहुआ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, खजाने की खोज? आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं? अरे कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग फेइवन का परिवार यहाँ एक स्टोर चला सकता है। यह आश्चर्यजनक है। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है, लिन मो ने कहा, चलते हुए और स्टॉलों पर मौजूद वस्तुओं को देखते हुए, जिक्सियांग हाउस के नाम के लिए आसपास की दुकानों को भी स्कैन करते हुए। यदि आप भाग्यशाली हैं तो एक दिन में कुछ मिलियन या उससे भी अधिक कमाना कठिन नहीं है। क्या आपने वे पौराणिक कहानियां नहीं सुनी है, जैसे कि 30 मिलियन की कीमत वाली चीज को खोजने के लिए 3000 खर्च करना या 500 मिलियन के खजाने को खोजने के लिए 500 खर्च करना? थोड़ी देर के बाद लिन मो को आखिरकार जिक्सियांग हाउस स्टोर फ्रंट मिल गया। बाहर से स्टोर की सजावट अच्छी लग रही थी, शायद बाजार के लिए मध्य स्तर की। लिन मो ने अपने इरादों के संकेत के बिना जिक्सियांग हाउस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले जिक्सियांग हाउस के बगल की 2 दुकानों को देखा। अभी भी सुबह थी और अंदर ज्यादा ग्राहक नहीं थे। मालिक, जो काउंटर के पीछे बैठा था, तुरंत मुस्कुराते हुए उठा और उनके प्रवेश करते ही उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है। सुप्रभात। क्या दोनों मालिकों को कुछ चाहिए? ली जिनवेन। एक बार जब दुकान के मालिक की नजर लिन मो और झांग यहुआ पर पड़ी तो उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई। दुकान का मालिक भी लगभग 30 वर्ष का था। उसने एक कैजुअल टैंक सूट पहना हुआ था, विभिन्न सामानों से सजी हुई थी, बोधी बीज, जेड, हाथ में अखरोट और यहाँ तक कि उसके गले में डेजी मनका का हार भी। अपने दुबले पतले शरीर से वह बंदर जैसा दिखता था। लिन मो ने ऊपर देखा और महसूस किया कि यह कोई और नहीं बल्कि जियांग फेइवन था, जिस व्यक्ति का झांग यहुआ ने पिछली रात उल्लेख किया था, जिसने ली जिनवेन का पीछा किया था।
लिन मो भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। जिस दुकान के बारे में सिस्टम ने जानकारी दी थी वह जियांग फेइवन की दुकान निकली। दिलचस्प, झांग येहुआ को उनके बीच तनाव के बारे में पता नहीं था। अगर उसे पता होता तो उसने कल लिन मो को जियांग फेइवन की तलाश करने की सिफारिश नहीं की होती। अध्याय 148, लिन मो के फोन के लिए एक और अनलॉकिंग जेस्चर, निगरानी वीडियो _2। अब जब उसकी मुलाकात एक पुराने सहपाठी से हुई तो वह बेफिक्र होकर वास्तव में अंदर से काफी खुश महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, जियांग, क्या संयोग है। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छा करोगे, तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है। आखिरकार लिन मो को उन पुरानी कहानियों पर ध्यान देने की जहमत नहीं थी। 1 दशक से अधिक समय हो गया था। यदि झांग येहुआ ने कल रात इसे नहीं उठाया होता तो लिन मो जियांग फेइवन के बारे में पूरी तरह से भूल गए होते। उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था और उसने जियांग फेइवन को हल्की सी मुस्कान दी। पुराने सहपाठी, बहुत दिनों से नहीं मिले। क्या मुझे अब आपको बॉस जियांग कहना चाहिए? तभी जियांग फेइवन सदमे और आश्चर्य से वापस होश में आया। लिन मो को देखकर अभी भी उसे उन असहनीय अतीत की घटनाओं की याद आ रही थी, लेकिन जहां तक जियांग फेइवन को पता चला था, लिन मो ने एक प्रस्तावक के रूप में काम किया था। यकीनन वह अपने वर्ग के सबसे खराब लोगों में से एक था, यहाँ तक कि झांग येहुआ से भी बदतर। झांग येहुआ हालांकि स्वयं विशेष रूप से सफल नहीं थे। कुछ समय पहले उनसे निवेश मांगने आए थे, लेकिन दिन के अंत में झांग येहुआ अभी भी उसका अपना बॉस था। हाँ, ली जिनवेन, क्या आपकी यही सारी महत्वाकांक्षा है? आपको कठिन जीवन जीने का अधिकार देता है। इस विचार ने उसे बहुत देर तक गुप्त रूप से प्रसन्न किया। आप बहुत विनम्र हैं, लिन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा बॉस हूँ, मैं बस एक छोटा सा व्यवसाय चलाता हूँ। जियांग फेइवन का चेहरा सामान्य हो गया क्योंकि उसने बिना किसी प्रतिबद्धता के जवाब दिया। फिर झांग येहुआ की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर झांग, क्या आपकी एनिमेशन कंपनी निवेशकों की तलाश में व्यस्त नहीं थी? आपके पास खरीदारी के लिए खाली समय कैसे है? जियांग फेइवन ने लंबे समय से क्लास ग्रुप चैट को ब्लॉक कर रखा था, यहाँ तक कि साल में एक बार भी इसे शायद ही कभी खोलती थी। चूंकि व्यवसाय उसे इतना व्यस्त रखता है, कक्षा समूह की बातचीत देखने का समय किसके पास था? इसलिए जियांग फेइवन को लिन मो और झांग येहुआ की स्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बारे में बोलते हुए जियांग फेइवन ने अचानक विषय बदल दिया, लिन मो की ओर इशारा किया जो उसके बगल में था, और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं समझ गया, ये लिन ही था जिसने आप में निवेश किया था, है ना? ये गलत नहीं है। लिन राक्षस शहर जैसे बड़े शहर में विकसित हुआ है, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। मुझे शुरू से ही आपको सीधे उनके पास जाने का सुझाव देना चाहिए था। वैसे मिस्टर लिन, आपने कितना निवेश किया? हमें बताएं ताकि हम सभी ईर्ष्यालु हो सके। उसके शब्द बहुत विनम्र लग रहे थे और प्रत्येक वाक्य लिन मो की आसमान छूती प्रशंसा करता प्रतीत हो रहा था। लेकिन अगर कोई जानता है कि लिन मो एक प्रस्तावक था तो यह एक बड़ी विडंबना होगी। हर कोई पहले से ही अपने 30वें दशक में था और झांग येहुआ जैसे कुछ को छोड़कर समाज द्वारा पीटा गया था, जिससे उनका भाषण स्वाभाविक रूप से बहुत सहज हो गया था। खासकर तब से जब जियांग फेइवन एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाता था। सभी प्रकार के लोगों के साथ दैनिक व्यवहार का मतलब था कि उसकी बातचीत विशेष रूप से चालाक थी। कभी कभी वह आपका अपमान कर देता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। झांग येहुआ वास्तव में अधिक सीधा था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था, तो वह जियांग फेइवन के शब्दों में अंतर्निहित स्वर का पता कैसे नहीं लगा सका। हालांकि झांग येहुआ को नहीं पता था कि लिन मो और जियांग फेइवन के बीच क्या हुआ था। वह निश्चित था कि वह लिन मो का पक्ष लेगा। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, लिन मो ने उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस जियांग, आप मुझे ज्यादा आंक रहे हैं। अभी मैं बिना नौकरी वाला एक बेरोजगार आवारा हूँ। मुझे मिस्टर झांग में निवेश करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? वैसे क्या आप हमें अपने स्टोर का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे? जियांग फेइवन के शब्दों से लिन मो को भी एहसास हुआ कि इस लड़के ने शायद हाल ही में क्लास ग्रुप चैट की जांच नहीं की थी, या शायद ली जिनवेन की तरह इसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। इसलिए उन्हें अभी भी झांग येहुआ में अपने 3 मिलियन के निवेश के बारे में नहीं पता था। वर्तमान लिन मो के लिए निश्चित रूप से वह झांग येहुआ को निवेश के बारे में बात करने दे सकते हैं। वह अतीत के अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने दिखावा भी कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं था। यदि वह अब एक अमीर आदमी होने का दिखावा करता है तो क्या वह बाद में छूट पा सकेगा जब जियांग वेनफेई ने उसकी दुकान में प्राचीन वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी? बेशक, कृपया, ये घर जैसा है। बेझिझक चारों ओर देखें, अपना समय ले। जियांग वेनफेई अपनी ताकत दिखाने के अवसर के लिए उत्सुक मुस्कुराते हुए कहा, लिन, ओह नहीं मिस्टर लिन, आपकी रुचि किसमें है? हो सकता है कि मेरे पास बहुत सी अन्य चीजें न हो, लेकिन मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग और सुलेख हैं जिनमें कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी शामिल हैं। लिन मो उसकी बकवास सुनने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता था। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर अंदर गया और सिस्टम जानकारी में उल्लिखित 5 हाउस पेंटिंग की खोज करते हुए अपने आप चारों ओर देखना शुरू कर दिया। झांग येहुआ ने लिन मो की तरफ पीछा किया और जैसा कि लिन मो ने उसे पहले रोका था, उसने और कुछ नहीं कहा। मिस्टर लिन, कृपया इस तरफ।
उस तरफ सभी सस्ते सामान हैं जो आपके कद के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ आए और देखें। जियांग वेनफेई स्टोर के बाईं ओर चले गए, सुलेख और पेंटिंग के कई टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए, और कहा, मेरे पास वांग जिजी की सुलेख, क्यूई बैशी की झींगा या झांग डाकियान के बाग नहीं हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास किंग राजवंश से लेकर आधुनिक समय तक के प्रसिद्ध कलाकारों की कुछ कृतियां हैं। वांग हुई की इस पेंटिंग रीडिंग बाय द माउंटेन विंडो को देखें, क्या यह आपको पसंद आती है? ये काफी किफायती है, लगभग 3 मिलियन। लिन मो ने ऊपर देखा, हल्का सा सिर हिलाया और इस बात की परवाह किए बिना कि क्या इसकी कीमत 3 मिलियन थी या भले ही ये असली थी, उसने एक शौकिया के रूप में सोचा कि पेंटिंग वास्तव में बहुत अच्छी लग रही थी। सच कहा जाए तो लिन मो को ये भी नहीं पता था कि वांग हुई कौन थी। लिन मो को प्रतिक्रियाहीन देखकर जियान फेवन ने एक और पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा, और ये दरबारी कलाकार जिनमिन पेंटर इतिहासकार लिंग मेई की एक पेंटिंग एम्ब्रॉयडरी अंडर द पॉलाउनिया। कीमत सिर्फ 2.1 मिलियन है और यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको छूट दे सकता हूँ। लिन मो ने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। उन्होंने 5 हॉर्स पेंटिंग की खोज जारी रखी। जियान फेवन की भौहें सिकुड़ गईं और वह थोड़ा अधीर हो रहा था। उन्होंने कहा, लिन, तुम यहाँ बिना खरीदे इधर उधर देखने के लिए नहीं आए हो, क्या तुम हो? यदि आप बस यूं ही ब्राउज कर रहे हैं तो बस मुझे बताएं, हमें कोई प्रयास नहीं करना है, हम बैठ सकते हैं और एक कप चाय का आनंद ले सकते हैं। ये सुनकर झांग यहुआ अंततः खुद को रोक नहीं सका और कहा, जियान, तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्रवेश द्वार से ही आप व्यंग्य से भरे हुए हैं। भले ही हम सामान्य ग्राहक ही क्यों न हो, आपके स्टोर में ब्राउज करने में हमें क्या परेशानी है? अध्याय 149, लिन मो के फोन के लिए एक और अनलॉकिंग जेस्चर निगरानी वीडियो। तो आपके स्टोर में आने वाले हर व्यक्ति को खरीदारी करनी होगी। कपड़े खरीदते समय भी क्या किसी के पास चुनने का विकल्प नहीं होना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता है? हम सभी सहपाठी हैं। हे। चून की सामने का हिस्सा टूट गया था। जियान फेवन ने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। वे सिर्फ पूर्व सहपाठी थे, है ना? उसने कितने वर्षों से सहपाठी समूह चैट पर ध्यान नहीं दिया था। इन दिनों बिना पैसे के आपको कौन पहचानेगा? सहपाठी, हे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जो चाहे ब्राउज करें, जियान फेवन ने क्रॉस्ड आर्म्स और तिरस्कारपूर्ण नजर से कहा, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा, मेरे स्टोर में चीजों के साथ खिलवाड़ न करें। यदि आप कुछ भी तोड़ते हैं तो आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, भले ही आपने अपनी पत्नी को बेच दिया हो। उनकी आखिरी टिप्पणी सुनने के बाद लिन मो की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडक झलक उठी। ये स्पष्टतः परोक्ष अपमान था। उसने जियान फेवन की ओर उदासीनता से देखा और यह नर्म और शांत नजर ही थी जिसने जियान फेवन को कंपा दिया। रीढ़ की हड्डी। उसे अचानक हुआन बो के साथ एक फिल्म का दृश्य याद आ गया। मुझे अच्छा लगा कि आपने कभी किसी हत्यारे की आंखें देखी है। इसके बारे में कह रहे हो? जियान फेवन कुछ हद तक स्तब्ध था और उस पल, ठीक है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, चलो छोड़ दे, है ना? झांग यहुआ बहुत परेशान था और वह लिन मो को अपने साथ खींचने के इरादे से जाने के लिए मुड़ा। हालांकि लिन मो ने झांग यहुआ को वापस खींच लिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी और मुस्कुराते हुए झांग यहुआ से कहा, ये ठीक है, यहुआ, हम सभी सहपाठी हैं, चीजों को इतना कठोर क्यों बनाते हैं? बॉस जियांग, जल्दी मत करो, मैं वास्तव में यहाँ कुछ खरीदने आया था। ये बस इतना ही है। मुझे पहले 2 आइटम वास्तव में पसंद नहीं आया। हे। लिन मो को इतना डरपोक व्यवहार करते हुए देखकर जियांग फेवन तुरंत उस नजर को भूल गया जो लिन मो ने उसे दिखाया था। इसे केवल एक भ्रम के रूप में लिया और वह लिन मो को शर्मिंदा करने पर उतारू हो गया। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तो क्या यह आपको वास्तव में पसंद नहीं आया, या क्या यह आपके लिए इतना महंगा है कि इसे वहन नहीं कर सकते? यदि आपको लगता है कि यह महंगा है तो दरवाजे पर 300 प्रति जोड़ी के हिसाब से सस्ते भी मौजूद हैं। यदि वह अभी भी बहुत महंगा है या यदि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप में से प्रत्येक एक को चुन लेगा और मैं उन्हें आपको उपहार के रूप में दे दूंगा। कुली, तुम क्या होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्थिति नहीं जानता? आप। झांग यहुआ अब अपने आप को रोक नहीं सका और उसके साथ बहस करना शुरू करने वाला था। जियांग फेवन, एक कुली, क्या आप मजाक कर रहे हैं? लिन मो ने लापरवाही से उसमें 3 मिलियन का निवेश किया था, लेकिन लिन मो ने उसे फिर रोका। यहुआ, अपना आपा मत खो। वो गलत नहीं है। मैं वास्तव में एक कुली हूँ। देखो, मेरे हाथों पर घट्टे अभी भी हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। झांग यहुआ स्तब्ध रह गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया कि लिन मो का स्वभाव इतना अच्छा था। किसी ने उसे अपमानित किया था और वह अब भी इसे सहन कर सकता है। लिन मो ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर और चेहरे पर मुस्कान लेकर फिर से टहलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक दीवार पर लगी एक पेंटिंग की ओर इशारा किया और पूछा, ये पेंटिंग काफी अच्छी लग रही है। बॉस जियांग, ये कितने की है? लिन मो अब सिस्टम जानकारी में उल्लिखित 5 हॉर्स पेंटिंग का जिक्र कर रहे थे।
जियांग फेइवन ने पेंटिंग पर नजर डाली और गुस्से में थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, इसकी कीमत 3 मिलियन है, जैसा कि इसके ठीक बगल में लिखा है ना? हालांकि यदि आप वास्तव में इसे चाहते हैं तो मैं आपको 500,000 2.5 मिलियन से भी कम की सहपाठी छूट दे सकता हूं और आप इसे तुरंत ले सकते हैं। वास्तव में पेंटिंग की कीमत लगभग 500,000 थी, लेकिन जियांग फेइवन को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि लिन मो इस बार अपनी पोशाक और आचरण दोनों के मामले में अलग थे। उसने अनुमान लगाया कि लिन मो ने उसकी किस्मत बदल दी है, कुछ पैसे कमा लिए हैं और अब वह कुली नहीं है। अच्छी बात है, यदि वह लिन मो से पैसे ठग सकता है तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। इतने सालों तक दुकान चलाने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि नव अमीरों का पैसा चुराना सबसे आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं पहले बहुत कठोर था। जियांग फेइवन लचीला हो सकता है और उसने आगे कहा, श्रीमान लिन, हमारा यहाँ एक छोटा सा व्यवसाय है और हम मेहनत की कमाई कमाते हैं, जिसकी तुलना आपके बड़े व्यापारिक सौदों से नहीं की जा सकती। यदि आपको वास्तव में ये पेंटिंग पसंद है तो कृपया मुझे एक बनाएं। प्रस्ताव, कीमत काफी बड़ा दी गई थी, इसलिए लिन मो ने चाहे जो भी पेशकश की हो, जब तक ये हास्यास्पद रूप से कम नहीं थी, वह इसे बेच सकता था। लेकिन अगर लिन मो पैसे नहीं जुटा सका तो उसका अंत हो जाएगा। ऊपर शर्मिंदा, स्टोर में कई निगरानी कैमरे थे और वे रिकॉर्ड कर सकते थे। ऑडियो भी। जियांग फेइवन ने पहले से ही वीडियो सामग्री को संपादित करने और इसे सीधे सहपाठी समूह को भेजने की योजना बनाई थी। ली जिनवेन के लिए ये देखना एक अच्छा सबक होगा कि एक उच्च गुणवत्ता वाला आदमी कैसा दिखता था। क्या कहेंगे उज्जवल भविष्य। लिन मो ने जियांग फेइवन के उपहासपूर्ण व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया। वह ये जानने की जहमत नहीं उठा सका कि उस आदमी के दिमाग में क्या था। बेशक अगर इसमें उसके लिए कुछ फायदेमंद नहीं होता तो लिन मो निश्चित रूप से इतना अच्छा स्वभाव नहीं होता। वैसे भी पहली चीज पेंटिंग को सुरक्षित करना था। हालांकि लिन मो 5 हॉर्स की वास्तविक कीमत के बारे में निश्चित नहीं थे। चित्रकारी, उसे वास्तव में कोई अनुभव नहीं था। शायद इसे आधे में काटे। सिस्टम की खुफिया जानकारी के अनुसार इस 5 हॉर्स पेंटिंग के भीतर स्वर्गीय मिंग और शुरुआती किंग राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकार झू दा की येलो स्पैरो पेंटिंग छिपी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत 11.84 से 15 मिलियन युआन थी। यदि वह इसे लगभग 10 मिलियन में खरीद सके तो वास्तव में कोई हानि नहीं होगी। करीब जाकर और विचार करने का नाटक करने के बाद लिन मो ने कहा, यह पेंटिंग खराब नहीं है, लेकिन कीमत थोड़ी अधिक है। अगर इसे 1.2 मिलियन तक कम किया जा सकता है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। हाँ, क्या आप सचमुच मोलभाव करने का साहस करते हैं? इससे पहले कि लिन मो अपना वाक्य पूरा कर पाते, जियांग फेइवन को जैसे कि डर था कि लिन मो अपना मन बदल सकते हैं, तुरंत ग्लास डिस्प्ले केस से 5 हॉर्स पेंटिंग निकाल ली। उसने सावधानी से इसे लपेटा, काउंटर पर रखा और कहा, चलो, यह 1.2 मिलियन है। मैं नुकसान सह लूंगा और इसे वैसे ही जाने दूंगा। चलिए सौदा खत्म करते हैं, मिस्टर लिन। भुगतान करो। क्या तुम करोगे? मेरे ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। यदि आपके पास लेन देन की सीमा है तो मैं पैसे निकालने के लिए आपके साथ बैंक जा सकता हूँ। लिन मो, ओह लिन मो, मुझे कब एहसास हुआ कि तुम कितना अच्छा दिखावा कर सकते हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम राक्षस शहर में क्या कर रहे हो। 1.2 मिलियन, हाँ, क्या आप जीवन भर फर्श धोकर भी इतना पैसा कमा सकते हैं? जियांग फेइवन बहुत धूर्त था। उसके शब्द लिन मो को ताना मारते हुए लग रहे थे, लेकिन वास्तव में असली उद्देश्य लिन मो को क्रोधित करना था। यदि लिन मो के पास वास्तव में पैसा था तो यह विपरीत मनोविज्ञान लिन मो को स्कैन करके भुगतान करने पर मजबूर कर देगा और जियांग फेइवन पूरे रास्ते बैंक में रोएगा और सैकड़ों हजारों बना देगा। क्या यह आनंददायक नहीं होगा? और अगर लिन मो सिर्फ एक गरीब आदमी होता तो उसके पास वीडियो सामग्री भी होती। किसी भी तरह से यह कोई हार वाली स्थिति नहीं थी। हालांकि झांग यहुआ जियांग फेइवन के शब्दों से पूरी तरह से क्रोधित था। जियांग फेइवन, क्या आप बीमार हैं? क्या आप अपनी भाषा नहीं देख सकते? क्या आप जानते हैं कि लिन मो कौन है? हालांकि जब झांग यहुआ बोल रहा था, लिन मो ने पहले ही ऑनलाइन बैंकिंग खाते QR कोड को स्कैन कर लिया था, राशि दर्ज की थी और हस्तांतरण कर दिया था। ऑनलाइन बैंकिंग खाता क्रेडिट 1200,000 युआन सटीक। iStore में स्थापित भुगतान अधिसूचना ध्वनि तुरंत बंद हो गई। पलक झपकते ही झांग यहुआ और जियांग फेइवन भी स्तब्ध थे। लिन मो सक्रिय रूप से आगे बढ़े। उन्होंने 5 हॉर्स पेंटिंग को जियांग फेइवन के हाथों में ले लिया और मुस्कुराते हुए शांति से पूछा, सहपाठी जियांग, ये पेंटिंग अब मेरी है ना? हालांकि जियांग फेइवन इस बात से बेहद आश्चर्यचकित थे कि लिन मो वास्तव में 1.2 मिलियन लेकर आ सकते थे। आखिरकार यह एक बड़ी बात थी और उसने अच्छा मुनाफा कमाया, इसलिए इस समय उसका दिल बहुत खुश था। पैसे से किसे शिकायत होगी? क्या बेवकूफ है, वह वास्तव में इसके झांसे में आ गया। पैसा क्या मायने रखता है? अगर नमकीन मछली पलट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वह अभी भी मूर्ख है। वह कहावत कैसे चलती है, यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि उनके धन से मेल नहीं खाती है तो अधिशेष विभिन्न तरीकों से बाजार में वापस आ जाएगा। ये कहावत लिन मो के लिए एकदम सही थी।
हे जियांग फेइवन ने 2 बार उपहास किया, सिर हिलाया और कहा, मिस्टर लिन बहुत उदार हैं, वास्तव में बहुत उदार हैं। मेरी छोटी सी दुकान ने लंबे समय से आपके जैसा भव्य ग्राहक नहीं देखा है। एक नजर डालें और देखें कि क्या आपको कुछ और चाहिए। कुछ और, कोई जल्दी नहीं। लिन मो मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर पास की एक लंबी मेज की ओर इशारा किया, क्या मैं एक पल के लिए आपकी मेज उधार ले सकता हूँ? मैं पेंटिंग फैलाना चाहता हूँ और इसकी उचित सराहना करना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं है, बेझिझक इसका उपयोग करें। यदि आपके पास कोई अन्य अनुरोध है तो बस मुझे बताएं। हालांकि वह अंदर से लिन मो की परवाह नहीं करता था, जियांग फेइवन ने लिन मो को एक भोले भाले अमीर आदमी के रूप में देखा, और अगर वह आगे उसका फायदा उठा सकता है तो क्यों नहीं। मिस्टर लिन, कृपया इस तरह। जियांग फेइवन का रवैया अब उनकी पहले की श्रेष्ठता की भावना के विपरीत बेहद विनम्र था। लिन मो एक लंबी मेज के पास गए, उस पर 5 हॉर्स पेंटिंग को बड़े करीने से फैलाया और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके ध्यान से देखने के लिए नीचे झुके। वह परीक्षण करना चाहता था कि क्या उसकी अपनी आंखें पेंटिंग के भीतर छिपी चालाकी को पहचान सकती है। अध्याय 150, तुमने आंसुओं से मुझसे लाखों कमाए और मैंने आंसुओं से तुमसे 10 मिलियन से अधिक कमाए। द 5 हॉर्स पेंटिंग 2 मीटर से अधिक लंबी है, पूरी तरह खुलने पर लगभग 3 मीटर। ये काफी बड़ा है। इसमें 5 प्राचीन प्रसिद्ध घोड़ों को दर्शाया गया है। प्रत्येक घोड़े के बगल में एक शी अधिकारी या स्थिर आदमी खड़ा होता है, जो लगाम पकड़कर घोड़े का नेतृत्व करता है, और कलाकार ने सोच समझकर प्रत्येक घोड़े के आगे नोट भी जोड़े हैं, जिनमें उनके नाम, उत्पत्ति, उम्र और आयाम शामिल है। क्रम में 5 घोड़े हैं, फीनिक्स हेडेड डैपल्ड हॉर्स, ब्रोकेड स्किन डैपल्ड हॉर्स, फाइन हेडेड सोरेल, नाइट ग्लोइंग व्हाइट। केवल 5वां घोड़ा बिना नाम का है। लिन मो को कल रात मिली जानकारी के अनुसार झू दा झू क्वान की 9वीं पीढ़ी के वंशज सम्राट झू युवानज़ेंग के 17वें बेटे हैं। मिंग राजवंश के पतन के बाद उन्होंने भिक्षु बनने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया, बाद में ताओवाद में परिवर्तित हो गए और नानचांग में किन्युनको ताओवादी मंदिर में रहने लगे। सुलेख और चित्रकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मंदिर में दैनिक जीवन के रिकॉर्ड के अनुसार झू दा की येलो स्पैरो पेंटिंग का आयाम द 5 हॉर्स पेंटिंग के 1/4 से भी कम है। और यह भी समझ में आता है, आखिरकार एक बड़ी पेंटिंग के भीतर एक छोटी पेंटिंग को छिपाना अधिक उचित है। ये सब वह जानकारी थी जिसे लिन मो ने कल रात देखा था। ये कहाँ छिपा होगा? लिन मो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और तुरंत बिना नाम वाले 5वें घोड़े की ओर देखा। चून की अन्य विस्तृत और चिन्हित थे, शायद पीली स्पैरो पेंटिंग इस अचिन्हित स्थान में छिपी हुई थी। उसने ध्यान से देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसने भी हाथ से टटोला, कागज बहुत चिकना था, कोई स्पष्ट उभार नहीं था। वास्तव में इसे महसूस करने के बाद लिन मो को थोड़ा मूर्खतापूर्ण महसूस हुआ। यदि कोई ध्यान देने योग्य उभार था तो क्या अन्य लोग उस पर ध्यान न देने के लिए अंधे नहीं होंगे? झांग येहुआ को पता नहीं था कि लिन मो क्या जांच कर रहा था, और उसने सोचा कि वह प्रामाणिकता की पुष्टि कर रहा है, इसलिए वह देखने में मदद करने में भी बहुत गंभीर था। इसके अलावा उन्होंने द 5 हॉर्स पेंटिंग की अधिक सराहना की, क्योंकि आखिरकार वो कई वर्षों से एनिमेशन में पेशेवर रूप से शामिल थे और उन्हें पेंटिंग का पर्याप्त ज्ञान था। हालांकि वह प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं जानता था और यह समझ नहीं पा रहा था कि जियांग फेइवन के रवैये के बाद भी लिन मो ने अभी भी एक पेंटिंग खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पर जोर क्यों दिया। क्या लिन मो मूर्ख था? उसके दिल में स्पष्ट रूप से नहीं। और कुछ बातचीत के बाद झांग येहुआ को लिन मो की परिष्कार के बारे में तेजी से पता चला। अचानक उसे अच्छी तरह याद है कि लिन मो ने बाजार में प्रवेश करते समय क्या कहा था। दरअसल लॉटरी वाली बात सिर्फ एक झूठ थी जो मैंने क्लास ग्रुप में कही थी, पूरी तरह से झुंझलाहट के कारण, और जो पैसा मैंने आप में निवेश किया था वह प्राचीन वस्तुओं के सौदे से लाभ कमाने से आया था। सौदेबाजी। क्या इस पेंटिंग में कोई मोलभाव हो सकता है? झांग येहुआ ने लिन मो पर नजर डाली और फिर उसके बगल में खड़े जियांग फेइवन पर कुछ हद तक उम्मीद से महसूस किया। यदि यह वास्तव में एक सौदा था और उन्होंने लाभ कमाया, तो जियांग फेइवन किस तरह के आंसू रोएंगे? बेशक जियांग फेइवन इस बात से बेखबर था कि लिन मो और झांग येहुआ क्या सोच रहे थे। वह प्रसन्न था, विशेष रूप से लिन मो को प्राचीन पेंटिंग को नंगे हाथ संभालते हुए देखकर वह खुशी से लगभग जोर से हंस पड़ा। वास्तव में लिन मो के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, वह अभी भी एक बेवकूफ है। सुसंस्कृत होने का दिखावा करने का प्रयास। हाँ, आप एक निर्माण मजदूर सोचते हैं कि आप योग्य हैं। आप एक दिन मजदूर हैं और आप पूरी जिंदगी मजदूर ही रहेंगे। ठीक तभी लिन मो, जो कुछ भी समझ नहीं पाए, अंततः हार मान ली। उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और जियांग फेइवन की ओर देखते हुए कहा, जियांग बॉस, क्या मैं आपसे कुछ उधार ले सकता हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो? जियांग फेइवन, जो अभी भी खुशी में डूबा हुआ था, चौंका और प्रतिक्रिया देने के बाद बार बार सिर हिलाया। ओह, जैसा कि मैंने कहा, मुझे जियांग बॉस क्यों कहा जाए? ये बहुत दूर की बात लगती है। यदि आप आग्रह करते हैं तो बस मुझे और जियांग, या यहाँ तक कि लिटिल जियांग भी कहें। हमें अपने रिश्ते में दूरियां नहीं आने देनी चाहिए। वह वास्तव में ली जिनवेन को पसंद करता था और वास्तव में लिन मो से नफरत भी करता था।
लेकिन पैसा सब कुछ बदल देता है, पैसे का विरोध कौन करना चाहेगा? निश्चित रूप से वह नहीं। अब जब लिन मो को मोटा सुअर, बहुत अधिक पैसे वाला साधारण व्यक्ति और देहाती बेवकूफ जैसे लेबल के साथ टैग किया गया था, तो जियांग फेवन का दिमाग लिन मो से एक और को बनाने के विचार से भर गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे विनम्र होना पड़ा। अगर लिन मो ने उसे 800,000 से 1000,000 और दिलाए, तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही वह अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए ले जाए। आखिरकार वह पहले से ही अपनी चिड़चिड़ी पत्नी से तंग आ चुका था और उसे उसकी जगह लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। लिन मो मुस्कुराए और अपना हाथ लहराया, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मैं एक निर्माण मजदूर जो जीवन भर में कभी भी 1.2 मिलियन नहीं कमा सकता, मैं वास्तव में बॉस जियांग के स्तर तक पहुंचने का अनुमान नहीं लगा सकता। थप्पड़। जियांग फेवन, एक सख्त चरित्र, ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। लिन, मैं माफी मांगता हूँ, मैं कितना बेवकूफ हूँ। जब तक आप मुझ पर क्रोधित नहीं हैं, तब तक आप निर्णय ले सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं घुटनों के बल बैठ जाऊं और आपके सामने झुक जाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। झांग यिहुआ अवाक रह गया। क्या हो रहा है? क्या वे कुछ क्षण पहले ही लड़ने वाले नहीं थे? यह उच्च स्तरीय नाटक है। लिन मो भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग फेवन इतना लचीला होगा। यह सच है, जो लोग नीचे से ऊपर चढ़ते हैं उनके पास हमेशा कुछ न कुछ अतिरिक्त होता है, बिल्कुल सोंग जुयान की तरह। लेकिन लिन मो की नजर में जियांग फेवन का स्तर सोंग जुयान के स्तर से बहुत कम था। उनका प्रदर्शन कठोर था, बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के। जब सोंग जुयान कमजोरी दिखाता है, तो यह वास्तव में आपको उसके प्रति सहानुभूति का एहसास कराता है, लेकिन यह सामान्य है। सोंग जुयान बहुत बड़ा है। जियांग फेवन की उम्र कितनी है? 30 साल की उम्र में इतना कुछ हासिल करना पहले से ही उल्लेखनीय है। उसका भविष्य अपरिमेय है। अरे अरे अरे, यह क्या है? बहुत ज्यादा, मैं तो मजाक कर रहा था। खुद को नुकसान पहुंचाना आपके लिए बहुत बुरा है। लिन मो ने हंसते हुए अपना फोन निकाला और उसे देखते हुए कहा, फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। कॉमरेड जियांग, क्या तुम मेरे लिए साफ पानी का एक कटोरा, कुछ चिमटी, एक छोटी स्प्रे बोतल, कागज काटने वाले चाकू का एक सेट और फिर प्लास्टिक फिल्म का एक रोल और विशेष रूप से ब्रश करने के लिए डिजाइन किए गए 2 ब्रश ला सकते हो? बेहद पतला कागज, धान का कागज, मूंजी का कागज,